कहीं सेठ को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। तो मिलावट की सजा तो जरूर मिलेगी। मारो इसे। मार खाते हुए बिरजू चीख कर कहता है। गोरखपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे, जिनका नाम पंकज और बिरजू था। दोनों भाइयों के खेत आस पास में ही थे, इसलिए दोनों के खेतों में एक जैसी खेती होती थी और दोनों आलू की खेती किया करते थे। इस बार की आलू की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। आपके लिए तो अच्छी होगी, पर मेरे लिए तो नहीं है। चल अच्छा बस कर अब, और चल मेरे साथ बाजार चलकर आज आलू भी बेचनी है। हाँ हाँ चलो भैया। अरे पंकज और बिरजू, आ गए तुम दोनों अपनी आलू लेकर यहाँ पर। क्या बात है, इस बार तो लगता है तुम दोनों की आलू बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, इस बार की आलू बहुत ही अच्छी हुई है। अरे कहाँ सेठ जी, इतनी भी कुछ खास नहीं हुई है। अरे सेठ जी आप आलू लो, ये तो कभी खुश ही नहीं रहता। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों को आलू की कीमत देता हूँ। अरे रामू, जरा देख तो कितनी बोरियां रखी हैं इन दोनों ने। जी मालिक, अभी देखता हूँ। रामू आलू की बोरियां गिनता है। बोरी पूरी है सेठ जी, आप चिंता मत करो, हम आपसे कभी धोखा नहीं करेंगे। अरे पंकज, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं तो अपनी माँ की तसल्ली के लिए यह बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं सेठ जी, आप अपना काम कीजिए। अरे रामू, कहाँ मर गया? बता कितनी बोरी हैं। पूरी है मालिक। सेठ आलू के पैसे देकर वहां से चला जाता है। पंकज को जो पैसे मिले थे उनसे वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बिरजू के मन का लालच उसे खुशी की जगह दुख दे रहा था। ये तो हमारी मेहनत का फल है। देखा बिरजू, अब की बार हमें अच्छा मुनाफा हो गया। भैया, आप इतने ही पैसों में खुश हो गए, पर मुझे तो यह बहुत कम लगते हैं। तुम्हारा तो हमेशा यही रोना है। इतने रुपए में मेरा क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? बिरजू गहरी सोच में पड़ा था कि तभी बिरजू की बीवी मोहिनी उसके लिए पानी लेकर आती है। ये लीजिए पानी। आज आप इतने दुखी क्यों हो और यहाँ अकेले में किससे बात कर रहे हो आप? अरे देखो जरा, सेठ ने कितने कम पैसे दिए हैं। बताओ, मैं क्या इतने पैसों के लिए दिन रात खेत में काम करता हूँ? अब इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? तो क्या हुआ, चिंता मत करो, मैं इतने पैसों में गुजारा कर लूंगी। और वैसे भी हम किसानों को अनाज का इतना ही पैसा मिलता है, क्योंकि हम सब सिर्फ मेहनत करते हैं और बड़े लोग दिमाग लगाते हैं, इसलिए वो सभी खुश रहते हैं। पर हमें भी इतने पैसों में दुखी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इतने पैसों से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों से अलग हूँ। मैं खेती करके भी इन लोगों से ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, लेकिन सुनिए जी, हमें इससे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच करने से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। लालच करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जा जल्दी अंदर जाके खाना बना। मोहिनी दुखी होकर अंदर चली जाती है और बिरजू पैसों के बारे में सोचने लगता है। ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिले? क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। अगले दिन पंकज और बिरजू अपने अपने खेतों में खेती कर रहे होते हैं। तभी पंकज बिरजू से कहता है। अरे बिरजू, क्या बात है? कल तो तू बहुत दुखी था, लेकिन आज तो तू बहुत खुश दिखाई पड़ रहा है। अरे भैया, मैंने सोचा कि हमें जितना मिला है ना, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हाँ, लगता है अब तुझे भी अकल आ गई है। हाँ भैया, अब तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या तरकीब सोची है जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। क्या हुआ, अब कहाँ खो गया तू? नहीं नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं। चलो जल्दी से खेत का काम ख़त्म करके अपने अपने घर चलते हैं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और आलू की फसल पक जाती है। चल बिरजू, चल कर खेत से आलू निकाल कर बोरियों में भर लेते हैं। नहीं भैया, आप जाओ, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं खेत में जाकर आलू निकाल लेता हूँ। मुझे तो अब बस रात होने का इंतज़ार है। रात को बिरजू अपने खेत में जाता है और खेत से आलू के साथ साथ पत्थर भी बोरियों में भरने लगता है, जिससे बोरियों की संख्या बढ़ जाती है। अब आएगा ना मज़ा।
अब होगा मेरा डबल मुनाफा। अगले दिन पंकज और बिरजू आलूओं की बोरियों को रिक्शे में रखकर बाजार में ले जाते हैं। फिर पंकज बिरजू की बोरियों को देखकर हैरान हो जाता है और तभी पिछली बार वाला सेठ उनसे आलू खरीद लेता है और रामू से बोरी गिनने को कहता है। तभी रामू कहता है। जी मालिक, अभी गिनकर बताता हूँ। रामू बोरी गिनता है और सेठ को आकर बता देता है। तभी सेठ दोनों से कहता है। 10 के हिसाब से बने तेरे 5,000 रुपये, और भाई बिरजू तेरी हैं 20 बोरियां, तो इस बार के तेरे 10,000 रुपये बने हैं। ये लो भाई, तुम दोनों पकड़ो अपने अपने पैसे। आलूओं की बोरियों के इतने सारे पैसे मिलने पर बिरजू बहुत खुश हो जाता है और दोनों पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अरे कहाँ हो भाग्यवान, बाहर आना जरा। क्या हुआ? पूरा घर सर पर उठा रखा है, बताइए क्या बात है? ये देखो आज का मुनाफा। पर ये मुनाफा इतना बढ़ कैसे गया? और कैसे, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू जाकर अपना काम कर, मेरा दिमाग मत खा और मुझे आज खुश रहने दे। मोहिनी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मेरे पति जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको गलत काम करने से रोकिए। परंतु बिरजू की खुशी का तो ठिकाना ही न था। अगले दिन बिरजू खेतों में काम करने के लिए घर से निकल ही रहा होता है कि तभी उसने देखा कि सेठ गुस्से में अपने पहलवानों और नौकर के साथ इधर की ओर आ रहे हैं और उनके हाथों में डंडे भी हैं। कहीं सेठ को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। क्या रे बिरजू, तूने आलू की बोरी में पत्थर क्यों डाले? अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अब तुझे कुछ याद भी नहीं है कि तूने क्या किया है। तू क्या समझता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तेरी चालाकी को नहीं पकड़ पाऊंगा? बिरजू की पत्नी यह सब देखकर डर जाती है और डरते हुए सेठ से पूछती है। सेठ जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या किया है इन्होंने, मुझे बताइए। तेरा पति खुद को बहुत चालाक समझता है। इसे क्या लगा था कि बोरी में आलू के साथ पत्थर रख देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अब तेरे पति को मिलावट की सजा तो जरूर मिलेगी। मारो इसे। मार खाते हुए बिरजू चीख कर कहता है। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा और आज के बाद किसी के साथ भी धोखा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे छोड़ दो। अब की बार छोड़ रहा हूँ। अगर आइंदा किसी के साथ भी कोई धोखा किया तो तुझे सीधा पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा। लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब देखिए ना हमारे साथ यह क्या हुआ। हाँ, अब से कभी लालच नहीं करूंगा। एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, मोनी और सोनी। मोनी के कम पढ़े लिखे होने के कारण मोनी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ था। वहीं सोनी की सुंदरता और पढ़े लिखे होने के कारण अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सोनी को पहले ही से था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता सोनी मोनी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। मोनी, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने के झुमके दिलाए हैं और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वह भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं हैं, वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा। मोनी को बुरा तो लगता, पर वह कर भी क्या सकती है। मोनी के दिन बड़ी गरीबी में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। कई बार सोनी से मदद की गुहार भी की। अरे सोनी बहन, आज मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए हैं, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो सोनी बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह मेरे घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। किंतु सोनी ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन मोनी ने सोचा, सोनी ने भी पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप यह भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा,
बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ अपना यह मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं इस मटके को ले जाऊंगा। तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ दे दो मुझे यह मटका। मोनी ने बाबा से मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। मोनी ने बूढ़े बाबा के घर तक वह मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मोनी वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद अपने भाई के घर पहुंच जाती है, मगर उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर हम तुम्हें दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ। तुम इस गांव में किसके घर पर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई थी। मोनी ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। लो बेटी, तुम इन 3 घड़ों में से एक घड़ा ले लो। तू इतनी दूर पैदल चलकर आई है और पैदल चलकर तुझे जाना भी है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो घड़े के अंदर लड्डू हैं, निकाल कर खा लेना। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, वही बहुत है। अरे बेटी ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। फिर बाबा के बार बार कहने पर मोनी वह घड़ा बाबा से ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर वह अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे मोनी, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कुछ मदद करी? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब है आज भी हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू लेकर आओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही मोनी घड़े को खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरें। तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह घड़ा एक बाबा ने ही दिया। मोनी और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उन दोनों ने गांव में खेती के लिए एक जमीन खरीदी। मोनी की तरक्की देखकर सोनी को बहुत जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, यह मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो यह मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में काम किया करता था और एकदम से आज इतना पैसे वाला हो गया है। मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर जाते हुए देखा था। क्या, भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तो तुम भी हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहनें समान हैं, तो फिर दोनों को बराबर हिस्सा देना चाहिए था। तुम ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार उतना ही मेरा अधिकार है। हम कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वह दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा इस मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगे क्या? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, अब मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता है।
तुम बस इस मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अरे भगवान, तुम कहाँ इस बुड्ढे की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। मगर सोनी ने उस बाबा की कोई मदद नहीं की। वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, कुछ दिन पहले छोटी बहन मोनी यहाँ पर आई थी क्या? भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तभी तो उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना खा के तो जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन माया कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। अरे जब मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ तुम्हारा? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और यह मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा है। तुम दोनों यहाँ पर किसके घर पर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तो तुम उस किसान की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक बहन और भी है ना, जो कुछ समय पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? बाबा, वहाँ थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी। मगर बाबा, तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, क्या बताऊं, जिस जगह तुम मुझे आज मिली हो, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहाँ पर मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने तो मुझे मेरा मटका लेकर मेरी झोपड़ी तक छोड़ा था। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, जब से उसके पास खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ भी समझ नहीं आ रही है। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नीयत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। बेटी, यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं, यह कोई साधारण घड़े नहीं हैं। यह घड़े मनुष्य के कर्म और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा? यह कैसा घड़ा है बाबा? मैं तुम्हारी बात समझ गई, यह कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको कष्ट न हो तो एक घड़ा क्या आप हमें दे सकते हैं? हम भी अपना कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, तुम भी एक घड़ा ले लो यहाँ से। तुम भी अपने कर्म और अपनी नीयत का फल पाओ। सोनी को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में तो कीड़े निकले। पर क्या ही गलत निकला है। हम लोग को जो भी मिला है बिल्कुल सही मिला है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी हम लोग के पास कुछ पैसों की मदद मांगने के लिए आई थी, पर हमने उसकी मदद ही नहीं करी है। इतने खराब कर्म होने के बावजूद हम अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती। सोनी और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था।